हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास में। आज के सेशन में हम पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए एक बेहद ही जरूरी मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हूँ। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जब बात आती है DSSB की तो खास करके यहाँ पे देखेंगे टोटल जनरल इंग्लिश में आपके 20 MCQs पूछे जाते हैं, जिसमें से देखेंगे कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया इसी में आपका, फिर आ गया इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया। आज के सेशन में हम इन सभी को कवर करेंगे और ये आपके लिए एक बेहद ही फायदेमंद सेशन होने वाला है। करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इस सेंटेंस में यदि किसी प्रकार की कोई एरर है, कोई त्रुटि है, तो उसका आप चयन करेंगे, उसको आप मार्क करेंगे उस ऑप्शन के अनुसार। अगर नहीं है तो आप ऑप्शन का चुनाव करेंगे फोर्थ का, जो कि रिप्रेजेंट करता है नो एरर को। पर सबसे पहले पढ़ेंगे, यहां कहा गया है एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी टू टेक पार्ट इन द डांस कॉम्पिटिशन। यहां पे बात की जा रही है कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़के की तो क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, इवन इफ कि हमारा बॉय और गर्ल जो है ना एंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन देखेंगे इसके पहले कि एक डिटर्मिनर है दैट इज एवरी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और यदि सब्जेक्ट पार्ट के साथ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, यदि ये जुड़ जाएं सिंगुलर बना देते हैं, जिस कारण से आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। अर्थात देखेंगे यहाँ पे वर्ब के जगह पे वॉज का प्रयोग होना था। अर्थात हम पार्ट 2 का चुनाव करेंगे जिसमें कि कोई गलती है और जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे ऑप्शन में, क्योंकि आजकल के एग्जामिनेशन में देखेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में या सीरियल में नहीं देता है, बल्कि इसको जंबल करके दे देता है, जिसके कारण से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर देते हैं, जिस कारण से आपका गलत हो जाएगा आता हुआ प्रश्न। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया जिसमें आपसे कहा गया है कि अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव कीजिए, मतलब यदि आवश्यकता है तो इसे आप इंप्रूव करें। यहां कहा जा रहा है सी हैव एवरीडे बीन अफेक्शनेट फॉर ऑल हर रिलेटिव्स। अब देखेंगे दो तीन चीज को यहां समझेंगे। सबसे पहली बात है किसी के साथ हम हैव का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर डी आपका छट गया। अब देखेंगे यहां पे तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसमें से बी और सी के साथ भी देख रहे हैं हैव का प्रयोग है, ये आपके छट गए। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे कि सेंटेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। एक दूसरी बात हम देखेंगे कि एवरीडे का प्रयोग यहां नहीं होगा, यहां पे बात की जाएगी ऑलवेज की, मतलब जितने भी उसके रिलेटिव है ना, हर समय उससे क्या करते हैं, उनको लगाव है, उनको प्यार करते हैं। अर्थात यहां पे इसको भी आपको ध्यान देना है, ऑलवेज का ये भी ध्यान देना है। हो सकता था कि यहां पे हैज का प्रयोग कर दिया जाता, जिस कारण से आप कंफ्यूजन में आ जाते और ऑलवेज के जगह पे एवरीडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, अफेक्शनेट अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है दैट इज टू, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ही किसी चीज को सीख सकते हैं, उसके लिए आप हर तरह के एग्जाम में हर तरह के एग्जाम्पल के साथ हर तरह के अप्रोच को डेवलप करेंगे, तब जाके आप बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और फिर आपकी तैयारी भी बेहतर हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने एक वर्ड दिया गया है स्ट्रिक्ट, जिसका कि आपको सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानना होगा कि स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको थोड़ी भी लग्जरी नहीं है, मतलब आपको थोड़ा भी अपने अनुसार करने की आजादी नहीं है, फ्रीडम का अभाव है, कहीं ना कहीं रूल से चलना है, पाबंदियों का सामना करते हुए रेस्ट्रिक्शंस है वहां पे। अर्थात देखेंगे जितने भी ऑप्शन है आपके, उसमें लेविस जो है ना, लेविस का मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्सपेंस बहुत करता है, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये इसके सिनोनिम के रूप में कार्य नहीं करेगा। और वहीं हम बात करें डिप्लोरेबल की, तो डिप्लोरेबल का मतलब होता है किसी भी चीज की दयनीय स्थिति, कोई चीज जिसकी स्थिति सही नहीं है, उस सेंस में हम क्या करते हैं, डिप्लोरेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और वहीं हम बात करेंगे प्रोडिगल का, तो प्रोडिगल का मतलब भी क्या होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। अर्थात यहां पे भी लेविस लाइफ जीने की बात की जा रही है, अर्थात ये भी इसके सिनोनिम के रूप में कार्य नहीं करेगा। और वहीं हम बात करें ऑस्ट्रियर की, तो ऑस्ट्रियर शब्द का मतलब होता है
कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी स्थिति जहां पे नियम कानून की बात की जा रही हो, जहां पे हम बात करते हैं नियम में सख्ती की, अर्थात ये इसके करेक्ट सिनोनिम के रूप में प्रयुक्त होगा। और डिप्लोरेबल का मैंने बताया आपको कि इसका प्रयोग और अर्थों में कर सकते हैं, कोई भी चीज जो सोचनीय है या कोई चीज जो बड़ी बिगड़ी हुई हालात में है, मतलब कोई भी चीज जो है दुखद है, ठीक है ना, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, यहाँ पे 4 आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, जिससे कि एक पैराग्राफ बन सके। क्लियर है? अब जब बात आती है सेंटेंस को रीअरेंज करने की, तो यहां आपको देखना पड़ेगा 2-3 चीजों को। एक पहली बात है, क्या कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिनका प्रयोग हम सेंटेंस के शुरू में नहीं कर सकते, एक। फिर आपको कोई वर्ड जो है ना लास्ट में आ रहा है, जैसे कोई प्रीपोजिशन आ रहा है या सेंटेंस की शुरुआत प्रीपोजिशन से हो रही है, इन सभी चीजों को आपको गौर से समझना है। सबसे पहले देखेंगे यहां पे बट का प्रयोग किया है, और बट क्या है, बट का प्रयोग करते हैं जब 2 स्टेटमेंट के बीच आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो, मतलब कि पहले जो बातें कही गई हैं उससे आप भिन्न अर्थ वाला व्यक्त कर रहे हो, मतलब आगे जो स्टेटमेंट आ रहा है वो एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट है, एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्टरी है, ठीक है ना, इस सेंस में। मतलब यहां देखेंगे कि बट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एक चीज तो है कि हम पी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे, बट टू रीड नथिंग बट बुक्स ऑफ फिक्शन इज लाइक ईटिंग नथिंग बट केक्स। अब यहां देखेंगे कि ये बट किसको जोड़ रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, जिसके कारण से हम पी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से आपको ऑप्शन नंबर बी और सी छट गया। एलिमिनेशन वाला बहुत काम देता है यहां पे, इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे। अब कहता है देयर आर मेनी नोबेल बुक्स ऑन हिस्ट्री, बायोग्राफी, फिलोसफी ईटीसी। बहुत सारी किताबें हैं किस चीज पर, तो हिस्ट्री की, बायोग्राफी की और फिर फिलॉसफी की, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहां पे किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो है ना ऑप्शन में क्यू से नहीं की जा रही है, तो ये भी आपका छट गया। अब देखेंगे फॉर दिस। अब बताइए ये दिस किस चीज के लिए आया है, मतलब किसी नाउन की पहले चर्चा होगी तब ना हम उसके बाद में हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, अर्थात आर से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जा सकती है। हालांकि आपके ऑप्शन में कोई ऐसा है भी नहीं जो आर से शुरू हो रहा है। तो चलते हैं, एक चीज तो तय है कि हम एस से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। अब 2 ऑप्शन से ए और डी, जिसमें कि देख रहे हैं हम एस है। क्लियर है? अब पढ़ेंगे इसको। कहता है एज वी नीड प्लेन फूड फॉर द बॉडी सो वी मस्ट हैव सीरियस रीडिंग। कहता है जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए एक सादा भोजन की आवश्यकता होती है, सामान्य भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए, हमारे पास रीडिंग की भी आदत होनी चाहिए, हमारे पास किताबें भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें यहां बात की जा रही है बुक्स को पढ़ने की, रीडिंग की बात की जा रही है। अब यही रीडिंग जो है ना यहां पे कंटिन्यू होगा। फॉर दिस वी कैन चूज अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। और हम फूड की बात करें, इसका भी हम चुनाव करते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और रीडिंग की बात करें तो इसका भी चुनाव करते हैं हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब एस के बाद आर जो है कंटिन्यू करेगा। अब देखेंगे कि एस के बाद आर कहां है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, एक वर्ड है आपके सामने एडजर्न, और एडजर्न का क्या ढूंढना है आपको, एक अपोजिट वर्ड ढूंढना है, ठीक है ना। यहां पे देखेंगे 2 बार अपोजिट आ गया है, तो इस चीज को थोड़ा सा नजरअंदाज करेंगे। एडजर्न का मतलब होता है किसी भी चीज को आप रोक रहे हो, किसी चीज को आप खत्म कर रहे हो, किसी भी चीज को कुछ समय के लिए टाल रहे हो, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एडजर्न का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे कि इंटरमीडिएट शब्द का मतलब क्या होता है। इंटरमीडिएट शब्द का मतलब होता है जब आप किसी चीज को मध्यस्थता कर रहे हो, उसमें आप रुकावट डाल रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें भी एडजर्न वाली मीनिंग को ही कन्वे कर रहे हो, अर्थात ये इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा। और नलिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को रोक देना, किसी भी चीज को बर्खास्त कर देना, अमान्य ठहराना। कोई भी चीज जो है आप उस चीज को अमान्य कर देते हो, अस्वीकार कर देते हो। मतलब यहां भी इसका मीनिंग क्या है, सेम दे रहा है एडजॉर्न जैसा, और आपको ढूंढना है इसका ऑपोजिट। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेसिंड। रेसिंड का मतलब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। रेसिंड का एक्चुअली मतलब क्या होता है, रेसिंड का मतलब भी होता है आपका रद्द करना, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, अर्थात ये 3 के 3 आपके क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम के रूप में काम करेंगे, अर्थात ये जो बचा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और वही हम बात करें कि मस्टर शब्द का मतलब क्या होता है, तो मस्टर शब्द का मतलब होता है इकट्ठा करना। जब आप किसी चीज को इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। कलेक्शन हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, दीज आर इट्स
सिनोनिम, ठीक है ना। कैलकुलेशन के भी सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, और खास करके जब किसी चीज को कंटिन्यू करना है उस सेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आपका करेक्ट इसका एंटोनिम हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। अब आपको इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। वन हु स्टडीज फैमिली, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार के बारे में अध्ययन करता है, किसी के वंश के बारे में अध्ययन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजिस्ट। जीनियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जीनियोलॉजिस्ट का मतलब होता है वंशावली विशेषज्ञ, मतलब वन हु हैज द मास्टरी ओवर द स्टडी ऑफ वंस फैमिली, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के परिवार के बारे में मास्टरी रखता है, उसके पूरे अध्ययन किया हुआ है, जिसके कारण से काफी नॉलेज है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको जानना पड़ेगा कि एंथोलॉजिस्ट का क्या काम है। एंथोलॉजिस्ट को बोलते हैं काव्य संकलन करने वाला, मतलब किसी की रचना को इकट्ठा कर रहा है, एकत्र कर रहा है। इस सेंस में हम क्या प्रयोग करते हैं? एंथोलॉजिस्ट का। वन हु कलेक्ट्स दी पोएम्स और दी पोएट्री ऑफ समवन, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी के पोएट्री को या किसी के वर्क को कलेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंथोलॉजिस्ट। क्लियर है। और वहीं हम बात करें कॉन्कोलॉजिस्ट, तो कॉन्क का मतलब होता है शंख, और जो इसका अध्ययन करता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्कोलॉजिस्ट। क्लियर है। यहां पे हमारा ईस्ट जो है ना, IST, ये हमारा क्या है? एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है पर्सन, ये ध्यान रखना है आपको। और वहीं लॉजी शब्द जो है, लॉजी भी रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है लोगस से बना है, जिसका मतलब होता है स्टडी, ये ध्यान रखना है। हम रूट वर्ड पे भी बहुत सारे सेशंस करेंगे जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। और वहीं बात करें एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है एंथ्रोप, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है ना। और जो ह्यूमन के बारे में स्टडी करे उस व्यक्ति को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्लियर है। अर्थात आपको ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने फिर देखेंगे एक एडियम है दिया हुआ, जिसमें आपसे पूछा गया है किसका मतलब क्या होगा। एट वंस फिंगर टिप, जब हम बात करते हैं किसी के चुटकियों में होने की, मतलब समथिंग दैट इज वेरी इजी, मतलब अगर मैंने बोला ये तो चुटकी का काम है, मतलब आप वहां क्या दर्शा रहे हो कि कोई चीज बहुत सरल है, अर्थात यहां पे डेयरिंग की आवश्यकता नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इजिली अवेलेबल, जो आसानी से आपके आसपास ही उपलब्ध हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है इसमें आपसे कि फिल इन द ब्लैंक करना है एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म से। सबसे पहले देखेंगे यहां पे करना क्या है। यहां पे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। कहा गया है ए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज की बात कर रहे हो उसमें बहुलता की बात कर रहे हो, उसमें बहुसंख्य की बात कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी क्या है? मैक्सिमम पार्ट की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। और इसके आगे क्या है? स्टूडेंट्स है, जो कि हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन में आप मेजॉरिटी की बात करें, यदि हम 10 लोगों की बात करें और 10 में से मेजॉरिटी की बात करें, कि मैंने बोला 6 बच्चे जो है ना, 6 छात्र जो है ना एक तरफ है, मतलब क्या? ये प्लूरल मीनिंग को कन्वे कर रहा है, जिसके कारण से हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है मेजॉरिटी, ये प्लूरल हो जाएगा, जिस कारण से हम प्लूरल वर्ब का चयन करेंगे। सिंगुलर है हमारा हैज। लेट भी हम देखेंगे कि क्यों यहां पे प्रयुक्त नहीं होगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे वर तो प्लूरल है, बट यहाँ क्यों नहीं प्रयुक्त होगा? तो देखेंगे ए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वेयर लेफ्ट द स्कूल। अब देखिए अगर वर का प्रयोग कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो सेंटेंस चला जाएगा पेसिव वॉइस का, और पेसिव में क्या होता है कि डूअर जो होता है ना वो गॉन हो जाता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन जो होता है ना वो हमारा सब्जेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं घट रही है जो सब्जेक्ट के ऊपर घटेगा, जिस कारण से आपका क्या हो जाएगा? ये पेसिव सुटेबल नहीं होगा। अब देखेंगे लेट की बात। लेट हमारा है कॉजेटिव वर्ब, और इसके आगे हम बेयर इन्फिनिटिव प्रयुक्त करते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म। अर्थात देखेंगे यहाँ पे वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म है, चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, जिस कारण से हम लेट का प्रयोग नहीं करेंगे। इन सभी चीज को आपको समझना है। आगे के सेशंस में हम लंबे लंबे सेंटेंस की हम चर्चा करेंगे, जहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। ये तो बेसिक है आपके, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है ना जो आपके PYQ हैं, इसलिए मैंने आपको दिया है ये। और ये जो सेशन है ना आपका, मैं गारंटी देता हूं कि अगर इसको आप कंटिन्यू करते हैं ना, तो यू आर गोइंग टू जस्ट क्रैक द एग्जामिनेशन। और आपको पता नहीं है कि किस तरह का रोल ये प्ले करता है। आपकी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, कुछ ऐसे पोर्शंस है ना जहां पे मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, और वहीं आप थोड़ा सा अपने आप को गियर अप कर देंगे ना, तो फिर औरों से आगे निकल जाएंगे। यहां तो पॉइंट्स में सिलेक्शंस होते हैं।
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने 4 ऑल्टरनेटिव्स है, जिसमें से आपको ऐसे वर्ड का सिलेक्शन करना है जो करेक्टली स्पेल्ड हो, मतलब जिसकी स्पेलिंग सही हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि माइमेसिस, थियरी ऑफ माइमेसिस आपने पढ़ा होगा, जहां पे हम किसी चीज को मिमिक्री करते हैं, ठीक है ना। और ये है भी कि हम बचपन से लेकर के अभी तक मिमिक्री करके ही सीखते आ रहे हैं। जहां कॉपी की बात होती है ना, उसकी बात हो रही है। तो माइमेसिस का मतलब मिमिक्री होता है, कॉपी से होता है, ठीक है ना। तो इसका स्पेलिंग होता क्या है, माइमेसिस का MIMESIS। तो देखेंगे कि ये किस में है, तो कहेंगे आप ऑप्शन नंबर बी में है। यहां देखेंगे डबल एस कर दिया गया है, इसी चीज को यहां पहले कर दिया गया है। और इसमें देखेंगे कि MI की जगह पे ME का प्रयोग किया गया है। ये कुछ ऐसे प्रश्न है ना जो आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कमिटी का हो गया आपका, खास करके देखेंगे जिसमें डबल C डबल M इस तरह के आते हैं ना, डबल S SION TION डबल SION, इस तरह के आपके वर्ड्स ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इसमें आपके सामने एक इडियम दिया गया है जो है टू गिव द गन, और इसका मीनिंग क्या होगा, और जो बेस्ट एक्सप्रेस करने वाला ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, यहां पे गन देख करके ये मत समझ लीजिएगा कि किसी को डराया धमकाया जा रहा है। इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना, डराना, ठीक है ना। तो टू गिव द गन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को एक्सेलरेट करते हो, जब आप किसी चीज को इनर्जाइज करते हो, जब आप किसी चीज को थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हो, एनकरेज करते हो। इस सेंस में हम क्या करते हैं, टू गिव द गन फ्रेज का प्रयोग करते हैं, इडियम का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। खास करके देखेंगे कि इडियम में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, कुछ ऑप्शंस आपके बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि वहां पे लिटरल मीनिंग को कन्वे करने वाला ऑप्शन दे दिया जाता है। इसी से आपको बचना है, और ये सब हो पाएगा एकमात्र चीज से, वो प्रैक्टिस से। तो मिनिमम 20 से 25 आप ना वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर डे अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन आते आते आपके पास अच्छे लेवल के 500-600 इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे जो रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और वहां पे आपको काफी मदद मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, यहां पे देखेंगे कि PQRS फॉर्म में आपके सेंटेंस के पार्ट्स दिए गए हैं, और इनको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, ताकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण कर सके। जिसके शुरुआती जो वर्ड्स हैं ना यहाँ पे दिए गए हैं, कहा गया है ट्रेंचेस वर डग ऑल ओवर। अब देखेंगे ट्रेंचेस जो है ना, खाइयां खोद दी गई थी चारों तरफ। ओवर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, अर्थात इसके आगे नाउन आएगा। ऑप्शन नंबर हम पी की बात करें तो यहां नाउन से शुरुआत नहीं की जा रही है। यहां पे आर में भी देखेंगे कि नाउन से शुरुआत नहीं की जा रही है, अर्थात पी और आर से शुरू होने वाले ऑप्शंस आपके छट जाएंगे। तो देखेंगे कि आर यहां पे है, पी नहीं है। अब देखेंगे कि क्यू और एस में से कौन सा इसको कंटिन्यू कर सकता है। तो देखेंगे जापानीज एयर रेड्स, यहां पे बात की जा रही है जापानीज एयर रेड्स की, मतलब जापानी हमले जो होने वाले थे, हवाई हमले, उसकी बात की जा रही है। अर्थात देखेंगे कि क्या इस सेंटेंस को सही कर सकता है। सेवरल, सेवरल के बाद हम देखेंगे ये प्रोनाउन के भी रूप में कार्य करता है और एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है। अगर एडजेक्टिव ले रहे हैं तो आगे नाउन आना चाहिए, तो सेवरल के बाद प्लूरल आएगा। न्यू दिल्ली तो आने वाला नहीं है, चूंकि ये प्लूरल नहीं है, अर्थात ये खत्म हो गया आपका। अब देखेंगे अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, मतलब जहां तक लंबाई थी सड़कों के, वहां चारों तरफ, मतलब उसके दोनों तरफ ना खोद दिए गए थे गड्ढे, ठीक है ना। ये सेवरल कार्य कर रहा है किस चीज के लिए, ट्रेंचेस के लिए, ठीक है ना। इस नाउन के प्रोनाउन के फॉर्म में कार्य कर रहा है, ठीक है ना, इसी का कंटिन्यूएशन है। अर्थात इसके बाद देखेंगे क्या, अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, ये कंटिन्यू करेगा, मतलब क्यू के बाद आप देखेंगे आर आएगा। तो देखेंगे कि क्यू के बाद आर यहां है, क्यू के बाद आर यहां नहीं है, आपका ये छट गया। और देखेंगे क्यू के बाद आर है, लेकिन सेंटेंस की हमें शुरुआत करनी है किस चीज से, एस से। कैसे, तो अब समझेंगे। ट्रेंचेस वर डग ऑल ओवर न्यू दिल्ली इन द एंटिसिपेशन ऑफ, न्यू दिल्ली में चारों ओर खाई खोद दिए गए, खाई खोद दिया गया, किस चीज के लिए, तो एक चीज का अनुमान था, किस चीज का, कि जापानी एयर रेड्स पड़ने वाला है। मतलब हम एस के बाद क्या करेंगे, क्यू का प्रयोग करेंगे। तो एस के बाद क्यू है और क्यू के बाद आपको आर का प्रयोग करना है, तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। और लास्ट में आ जाएगा ऑन विच वी लिव्ड, जहां पे हम रहते थे, जिस सड़क के किनारे हम रहते थे, वहां की बात की जा रही है, ठीक है ना। चलिए, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, यहां पे फिर आपसे पूछा गया है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का चुनाव करना है। अब देखना है कि अनपोजेस्ड का क्या स्पेलिंग होगा। पोजेशन की जब हम बात करते हैं, पोजेज शब्द जो हमारा है उसका स्पेलिंग होता है POSSESS।
अर्थात यहां पे आपको क्या करना है, इसमें अन लगा देना है। तो अन के बाद देखेंगे यहां पे सिंगल हमारा है एस, ये आपका छट गया। अनपोजेस्ड यहां पे भी देख रहे हैं कि सिंगल एस है, ये भी छट गया आपका। यहां पे देखेंगे डबल है लेकिन यहां पे सिंगल है, छट गया। आप देखेंगे यहां डबल है, यहां डबल है, और POSSESSED और अन लगा दिया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पे आपसे बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक करना है, अर्थात जो ऑप्शन यहां पे सुटेबल बैठ रहा है उसका आपको प्रयोग में लाना है। कहता है डॉग मूव्ड, यहां पे कुत्ते की बात की जा रही है। कुत्ता ना मूव करता है, मूवमेंट मतलब मोशन की बात की जा रही है, भागने की बात की जा रही है। टुवर्ड्स हिज मास्टर, किसकी ओर भागता है वो? तो अपने मालिक की ओर भागता है। अब बताइए क्या कुत्ता अपने मालिक की ओर सेमफुली भागेगा, शर्मिंदगी के साथ भागेगा? नहीं जी, बड़े उत्साह के साथ भागेगा। मेनली, अब मेनली क्या कह रहे हो? मेनली क्या है? आगे तो कुछ बताना पड़ेगा ना, या तो एडजेक्टिव लाइए या वर्ब लाइए, तो ये है नहीं, ये आपका ऑप्शन छट गया। होली, होली का मतलब होता है पवित्र, तो होली क्या है? ये हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, जो कि यहां पे एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए, तो जो कि आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, जिस कारण से ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। बचा कौन? ब्रिस्कली। तो ब्रिस्क शब्द का मतलब होता है बड़ी तेजी से भागना। जब आप चलते हो तो उसके लिए वॉक का प्रयोग करते हैं, और थोड़ी तेजी से चलते हो तो उसके लिए आप ब्रिस्क का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहां पे आपसे कहा गया है कि यहां एक सेंटेंस दिया गया है, थोड़ा लंबा सेंटेंस है तो घबराना नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको उस पार्ट का चयन करना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती है। अब बात करेंगे स्लीप इज, स्लीप इज, ठीक है। इंडिस्पेंसेबल, भैया आप इससे बच ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये अपरिहार्य चीज है। ये इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है कि जिससे आप दूर नहीं रह सकते। अगर आप 2 दिन ना सोए ना तो दिमागी हालत आपकी सही नहीं रहेगी, अर्थात ये बहुत ही आवश्यक है, ये भी चलिए ठीक है। फॉर मेंटेनिंग इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, अर्थात जब आपको अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, इसको मेंटेन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्लीप लेनी पड़ेगी। अर्थात ये भी सही है, क्यों? मेंटेन करने के लिए इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, फंक्शन नाउन है और ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, यहां तक सेंटेंस सही है। व्हिच इज ए की टू प्रिवेंट, अब देखेंगे जो कि एक की है किस चीज के लिए? तो प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो देखेंगे कि प्रिवेंट करने के लिए एंड रिकवरिंग। अब देखिए यहां पे ये हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की क्या खासियत है? तो यहां पे देखेंगे कि ये इक्वल चीजों को जोड़ता है। अब देख रहे हैं आगे हमारा जेरंड है, और यहां देख रहे हैं आपका ये हमारा इन्फिनिटिव है, अर्थात ये इक्वल नहीं होते हैं। हालांकि ये दोनों नाउन की तरह कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच सिमिलैरिटी नहीं है। यहां क्या करना पड़ेगा? प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है की टू, जिसके कारण से आपको वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात क्या हो जाएगा यहां पे? प्रिवेंटिंग। क्या हो जाएगा आपका? प्रिवेंटिंग, ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अर्थात पार्ट 2 में यहां पे देखेंगे गलती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पे क्या करना है? यहां पे अंडरलाइन पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यदि आवश्यकता है तो इंप्रूवमेंट करने के तौर पे। कहता है दे विल बी एब्डिकेटेड द किंग। अब यहां बात की जा रही है एब्डिकेशन की, तो एब्डिकेशन में क्या करते हैं आप कि किसी को पदच्युत कर देते हैं, मतलब पद से हटा देते हैं, सत्ता से उसे आप उतार देते हैं। ये तब होता है जब आप पावर में हैं और किसी को पसंद नहीं करते हैं, उस सेंस में, मतलब आप उसका त्याग कर देते हैं। एब्डिकेशन का मतलब यही होता है। और कैसा त्याग? तो सत्ता का त्याग। अब देखिए यहां पे किंग की बात की जा रही है। किंग अगर किसी को त्याग रहा है तो यहां पे बाई लगाना पड़ेगा, नहीं है, अर्थात यहां पे पेसिव वॉइस है ही नहीं, और पेसिव में आपने इसको क्या कर दिया? फ्रेम कर दिया, फॉर्मुलेट कर दिया। कैसे? तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है? पेसिव की पहचान होती है। अर्थात वे लोग चाहते हैं कि राजा को सत्ता से उतार फेंकें। अर्थात क्या हो जाएगा? विल हैव एब्डिकेटिंग। देखिए विल के बाद आपने जब हैव लगाया तो आगे यहां क्या आ जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोर्थ नहीं आता, ये खत्म हो गया आपका ऑप्शन। विल एब्डिकेटेड, मॉडल के जस्ट बाद हम देखते हैं वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, ये भी खत्म हो गया। विल बी एब्डिकेटिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है मौजूद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे 5 आपके
पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है आपका, तो थोड़ा यहाँ से आपको टाइम देना होगा और यहाँ पे ट्रिक को समझना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। सबसे पहली बात है कि जब आप पढ़ते हैं ना और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान दे देंगे ना आप तो क्या होगा, 5 नंबर एक साथ आएंगे और बहुत आसान होते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे जितने भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ना उनकी हम चर्चा करेंगे, हर एक की चर्चा करेंगे, एंड आई गारंटी यू कि इट विल हेल्प, इट विल वर्क श्योरली, डेफिनेटली। कैसे देखते हैं। सबसे पहली बात है कि छोटा फॉन्ट है थोड़ा सा, तो थोड़ा आप रोक करके इसको खुद से पहले पढ़िए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अब यहां कहा गया है इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। सबसे पहली बात, मेरी बात समझेंगे, यहां पे ना पॉइंटर्स बनाइए कि हर एक लाइन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्या वो वैलिड है, कोई ऐसा चीज है जो इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक्यूमुलेट कीजिए, उसको गैदर कीजिए, ताकि आपको बार बार ये पढ़ना ना पड़े। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और एक बार में आप क्रक्स समझ जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। यहां कहा गया इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड द एबिलिटी टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। आज के इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में यहां बात की जा रही है, देख रहे हैं कि दुनिया कितना गति से चल रही है, इसमें आपके पास अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो, इफेक्टिव अगर आपके पास कोई रूटीन ना हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे डू नॉट हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट देयर डेली टास्क। बहुत लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास समय का अभाव है, अपना वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बट द रियल प्रॉब्लम ऑफन लाइज इन पुअर प्लानिंग। और वास्तविकता तो ये है कि हमारे प्लानिंग में ही कमी है, हमारा जो पुअर प्लानिंग है ना उसके कारण से हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहां बात की जा रही है लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन की। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है जब आप किसी काम को उसके इंपॉर्टेंस के आधार पर आप वर्गीकरण करते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको टॉप पे रखते हो, इसको पहले करना है फिर दूसरे को, तीसरे को। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रायोरिटाइजेशन, ये ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट डज नॉट मीन वर्किंग ऑल टाइम। और यहां पे बात की जा रही है कि टाइम मैनेजमेंट जो है इसका कतई मतलब नहीं होता है कि हम हमेशा कार्य करते रहें, बल्कि इसका मतलब होता है कि हम अपने कार्य को बड़े स्मार्टली करें और जो भी अवेलेबल टाइम है उसका प्रयोग बड़े हम बुद्धिमानी से करें। क्लियर है? ये आप समझ में आई बात। यहां बात की जा रही है टाइम मैनेजमेंट की, अर्थात यहां देखेंगे व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। यहां बात की जा रही है टाइम मैनेजमेंट की। अभी तक तो स्टूडेंट की चर्चा नहीं हुई है, जिस कारण से हम खत्म कर देंगे। कैसे? तो देखेंगे यहां पे एक सार्वभौम के रूप में इस चीज की चर्चा की जा रही है, सभी लोगों के लिए की जा रही है, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन यूजिंग टाइम वाइजली एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम टाइम से चलेंगे, किसी चीज को प्लानिंग से करेंगे ना, तो वो हमारे स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेगा। क्लियर है? अर्थात पहले का जो आंसर हो जाएगा 16th का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां आपसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रियल रीजन बिहाइंड लैक ऑफ टाइम इज टू मेनी टास्क। देखिए पहले ही पैराग्राफ से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। टू मेनी टास्क नहीं भैया, लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं, पुअर प्लानिंग एंड लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली। अब कहता है कि किस तरीके से आप बड़े इफेक्टिवली टाइम मैनेज कर सकते हैं। इतना में ही आप समझ गए होंगे, वर्किंग कंटिन्यूअसली विदाउट रेस्ट नहीं, बीमार पड़ जाएंगे और फिर 2-4 दिन बीमार पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, काम का ढेर लग जाएगा, फिर आप वहीं चले आएंगे। कैसे? पुनर्मुसिको भव हो जाएगा। ठीक है ना? सेटिंग क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटाइजिंग टास्क। यस, आपको सबसे पहले क्लियर गोल्स सेट करने पड़ेंगे और चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जो भी आपके टास्क है ना उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन इंपॉर्टेंट है, उसको नंबर 1 पे रखिए, उसके बाद इस चीज को देखेंगे, उसके बाद इस चीज को देखेंगे। ये प्रायोरिटाइजेशन बहुत आवश्यक है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या है। इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट टास्क नहीं, ये तो इसके इंटरनिम के रूप में कार्य करेगा। अरेंजिंग टास्क बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, यस दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो कि लास्ट है, द टोन ऑफ द पैसेज इज। और ये बहुत बच्चों की डिमांड है कि सर टोन कैसे समझेंगे। टोन का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि टोन क्या है। टोन का मतलब होता है कि भैया थीम क्या है, इसमें जो पोएट बोल रहा है या जो राइटर बोल रहा है वो
कह क्या रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोटिवेशनल है, सार्काज्म है, क्या है, इस चीज को समझना। मैं इस पे भी आपकी एक क्लास लूंगा कि टोन कैसे पहचानेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं 2 से 3 दिन के अंदर टोन पे भी मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा, जिससे कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कहता है ह्यूमरस है, नहीं, यहां पे ह्यूमर की बात नहीं की जा रही है, यहां पे हास्य की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आपको एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि किस तरह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हैं और जिससे कि आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ढंग से पढ़ा तो पहले ही पैसेज में आपके सारे आंसर आ गए। ऐसा हालांकि नहीं होगा एग्जाम में, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हम जितना आगे बढ़ेंगे ना, इससे भी कॉम्प्लेक्स आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट्स मिलते रहें। और चले, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।